तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केबीआर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं आपका देवेंद्र कुमार आज फिर से एक नए चैप्टर के साथ आ गया हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है ना, कि 2-3 दिन से थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इस वजह से थोड़ा सा मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन डाउन लग रही थी। बट आज फुल जोश के साथ आज हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग का जो चैप्टर होने वाला है वो यूनिट 3 यानी कि वर्क पावर एंड एनर्जी की बात हम लोग करेंगे आज। ठीक है, जो भी बातें होंगी वर्क एनर्जी से रिलेटेड वो सारी चीज़ों को आज हम लोग करेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे जहां तक हो पाएगा। जो एक्स्ट्रा नॉलेज भी देने की बात होगी तो एक्स्ट्रा ज्ञान भी बांट देंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। यूनिट 3 है, वर्क एनर्जी एंड पावर है। ये भी काफ़ी इजी चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जानना है ना। कौन क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे और सारी चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो और जहाँ तक सवाल रहा कि जो भी हमारे बैच के जो भी स्टूडेंट हैं हमारे, है ना, और जो भी इस चीज़ को देखेंगे तो उन लोग को पता ही होगा। कल के डेट में मैंने अनाउंस भी किया था कि एस्टेट का जो है वो मैं साइंस का पेपर 1 और मैथ्स का भी पेपर 1 लेकर के आऊँगा, है ना। कल कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण कुछ फॉल्ट हो गए, इस वजह से नहीं आ पाए। बाद बाकी जो है दरोगा का जो टेस्ट है, बाद बाकी और भी जो रेलवे का टेस्ट है, जो भी जितने भी जनरल कंपटीशन वाले जितने भी टेस्ट हैं, आपको के बी आर लर्निंग ऐप पर और kbrlearning.com पे जाकर के, वेबसाइट पे जाकर के आप वहाँ से टेस्ट को काफ़ी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा टेस्ट दीजिएगा उतना ज़्यादा, क्योंकि आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट। क्योंकि पढ़ा हुआ तो सारी चीज़ें पढ़ी हुई रहती हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे तो बहुत बहुत सारे स्टूडेंट, वैसे सॉरी आप लोग को बच्चा मैंने कर दिया, बच्चे तो आप लोग रहे नहीं, आप लोग बड़े सीनियर हो गए, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट तो ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कर करके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो बेसिकली बात क्या है कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हो, है ना, जितना ज्यादा टेस्ट दोगे, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, उतना आप लोग के लिए फायदेमंद रहेगा, है ना। तो आप लोग के लिए सबसे ज्यादा जो है वो टेस्ट ही इंपॉर्टेंट रखता है। बाद बाकी ये जो चीजें चल रही हैं, जो फाउंडेशन लेवल जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, है ना, के बी आर लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो बस उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जिन्होंने मतलब जो आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर रखा है, जिन्होंने जिन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उनको तो इन सारी चीजों से कभी वास्ता पड़ा नहीं होगा, है कि नहीं बात। लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको तो ये सारी चीज़ों का वास्ता जो है जो 11th 12th से ही चलता आ रहा है, 9th 10th से ही चलता आ रहा है। लेकिन जो 9th 10th पास कर गया और 11th में जाकर के आर्ट्स ले लिया या फिर ग्रेजुएशन में जाकर के आर्ट्स ले लिया, तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो वो उन सारी चीज़ों को ही हम लोग यहाँ पे कवर अप करते हैं। फाउंडेशन इसीलिए चलाया जाता है ना। फाउंडेशन वैसे बच्चों के लिए चलाया जाता है, चाहे मैथ्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे बाद बाकी जीके वगैरह तो खैर वो तो कंपलसरी है, वो तो सबको पढ़ना होता है और वो सबका वीक ही होता है, एक तरह से अगर कहा जाए तो सबका वीक ही होता है। ठीक है, लेकिन बाद बाकी जो मैथ्स और साइंस है, ये ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स का जो होता है वो अच्छा होता है, जिनका बैकग्राउंड साइंस रहा है, जिनका बैकग्राउंड मैथ्स रहा है ना। तो वैसे बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और फाउंडेशन लेवल हम लोग फाउंडेशन, इसको फाउंडेशन बैच कहते हैं। ठीक है, तो वैसे बच्चों के लिए ये मैं पढ़ा रहा हूँ। बाद बाकी जो भी बच्चे हैं वो हमारे के बी आर लर्निंग के ऐप को इंस्टॉल करके वहां पे जाकर के टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और फिर हमारा जो वेबसाइट है ना, www.kbrlearning.com पे जाकर के आप वहां पे भी टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी आज के लिए तैयार रहिएगा। हो सकता है भगवान करे कि आज कोई टेक्निकल इशू ना हो तो 8:30 बजे से आज मैं लाइव आ जाऊंगा यूट्यूब पे लाइव आ करके आपके लिए एस्टेट के जो भी क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कशन भी करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा चैप्टर होने वाला है वर्क एनर्जी एंड पावर, यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस चीज पे। सबसे पहले जो हमारा हेडिंग दिया हुआ है वर्क, है ना, यानी कि कार्य, इस पे हम लोग बात करेंगे कार्य क्या है। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि कार्य हम लोग कहते किसको हैं। सिंपल सी बात होती है कि बल और डिस्प्लेसमेंट यानी बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं। ठीक है, वर्क जो होता है हमारा वो क्या होता है, F.S होता है। ठीक है, पहले हम इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं, यानी कि बल बल तथा विस्थापन विस्थापन के गुणनफल गुणनफल को, ठीक है, गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं।
पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद हम इस पे और भी डिस्कस करेंगे, है ना। बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया हमारा। ठीक, अब यहां से ये जो चीजें होती हैं, अब इसको हम थोड़ा सा इंग्लिश भी लिख देते हैं, है ना। तो लिखते हैं क्या? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के गुणनफल को, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क, इज नोन एज वर्क। बात समझ में आ गई यहाँ पे? अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो वर्क इक्वल टू होता है एफ डॉट एस। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ गई यहाँ पे? ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो हमारा वर्क और जो होता है वो बल और डिस्प्लेसमेंट। तो देखो भाई, कार्य हम उसी को कहते हैं जब हम किसी पे बल लगाएं और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो। यानी कि अगर हम उसी कार्य तभी कह सकते हैं कि जब हमने क्या किया कि किसी वस्तु पे बल लगाया और उसका हमें रिजल्ट ये मिला कि उसकी स्थिति बदल गई। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हाँ वो कार्य हो गया। बट अगर हम किसी भी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और उसमें किसी भी तरह की उसकी स्थिति बदल नहीं रही है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? तब हम ये कह सकते हैं कि हमने कार्य नहीं किया, ओनली वेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि समय की बर्बादी हो गई। अब हमारे पास ये दीवार है, मान लो ये दीवार है, अब इस दीवार पे हम क्या कर रहे हैं? बेफिजूल का बल लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जब बेफिजूल का बल लगाए जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमारा वेस्ट ऑफ एनर्जी, यानी हमारा जो बल है वो भी क्षय हो रहा है, वो भी क्षीण हो रहा है, प्लस समय भी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि कार्य तो संपन्न हो ही नहीं रहा है, यानी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो कार्य कैसे हम कहेंगे कि कार्य हमने किया है? ठीक है, जैसे मान लो कि हम पढ़ा रहे हैं, मेरा काम है पढ़ाना, कहते हैं ना कि आपका काम है पढ़ाना। काम आम बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? कार्य को क्या कहते हैं? काम कहते हैं, है ना। कार्य जो होता है वो हमारा एकदम शुद्ध हिंदी रूपांतरित वर्ड है यहाँ पे, है ना। कार्य उसका शुद्ध इंग्लिश रूपांतरित वर्ड है वर्क। ठीक है, तो मेरा वर्क क्या है? मेरा वर्क है पढ़ाना। ठीक है, और हम पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने के बाद उसमें से अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, किसी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या पढ़ाया है, तो मेरा क्या हुआ? वेस्ट ऑफ एनर्जी, यानी कि हमने हमने आपकी जो है आपकी मन स्थिति को नहीं बदल पाए हम। मन स्थिति कहने, अब कहेंगे कि सर यहाँ पे तो स्थिति बदल नहीं रही। तो देखिए, स्थिति जो होती है वो क्या होती है? एक फिजिकल होता है, फिजिकल चेंज होता है, और एक होता है मेंटल चेंज। तो हम जब आपकी मन स्थिति को नहीं बदल पाए तो हमने कोई कार्य नहीं किया, यानी कि हमने पढ़ाने का कोई काम ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपकी मन स्थिति नहीं बदली। मन स्थिति बदलने का मतलब क्या है कि आपको ये चीजें समझ में नहीं आई, कि जो चीज हमने आपको बताया वो चीज आपको समझ में नहीं आया। तो जब वो चीज आपको समझ में ही नहीं आया तो कार्य कहां से हुआ? कार्य वो हुआ नहीं। बात समझ में आ रही है मेरी? तो कार्य हम तभी कह सकते हैं जब हम किसी भी वस्तु पर, है ना, अगर हम बल लगा रहे हैं या अगर हम एफर्ट डाल रहे हैं, एफर्ट कहने का मतलब एक तरह से बल ही हुआ, जब लगा रहे हैं और उसकी स्थिति बदल रही है, तब हम कहेंगे कि हमने कार्य किया। हमने एग्जाम दिया, रिजल्ट नहीं आया, तो कहते हैं ना हम सब आसपास के लोग, आस पड़ोस के लोग ये कहते हैं ना कि क्या किया? वेस्ट ऑफ टाइम, समय की बर्बादी किया, पटना में रह करके पढ़ा है, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है। क्या करता है पटना में? क्या करता है? कुछ नहीं करता है, फालतू का इधर। तो क्यों? क्योंकि हमने रिजल्ट नहीं दिया, है ना। मुझे रिजल्ट, आउटपुट नहीं। जब हम इनपुट डालेंगे तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए। जब हम इनपुट डालेंगे और आउटपुट नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कुछ गड़बड़ी है ना। तो कार्य के साथ भी यही चीजें होती हैं, वर्क के साथ भी यही चीजें होती हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्या चीजें हमने बताई आप लोगों को। ठीक है, अब हम इसके बाद इसकी थोड़ी सी ये चीजें करेंगे, है ना, इसकी कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ चीजें जो है यहाँ पे आपस में ही लिखा गई हैं, जो कि डेफिनेशंस भी लिखा हुआ है ना। ये हिंदी इंग्लिश सब एक ही साथ हो गया है। इसको ये जो हो गया है थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो गई है यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे जो हमारे जो पीपीटी जिन्होंने बनाया है,
वो जो है एक दूसरे पे चढ़ गया है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ी वाली बात हो गई है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पेज को तो पीछे ही करेंगे जो भी करेंगे, और बाद बाकी चीज़ों को जो लिखना होगा हमें, तो हम अलग पेज की बात करेंगे। ये पूरा का पूरा पीपीटी ही गड़बड़ है हमारा, ठीक है। ये सारी चीजें पीपीटी ही गड़बड़ है। तो ऐसा करते हैं, हम आप लोग को जो है पेज पे पढ़ाते हैं, ठीक है। यानी कि हम जो है ना पेज पे आपको पढ़ाते जा रहे हैं। वैसे भी बहुत सारी चीजें दिमाग में तो हैं ही, ठीक है। आपको आज पेज पे पढ़ करके देखिए कि पेज पे कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम टॉपिक देख लेंगे यहाँ से और आपको हम फिर बताएंगे। समझ में बात आ गई। हम क्या करते हैं कि कार्य का एसआई मात्रक, ठीक है, यहां से हम लोग देखते हैं एसआई मात्रक, है ना, कार्य का, है ना, कार्य का क्या करेंगे, ऐसा ही मात्रक देखेंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लिखिए कार्य का ऐसा ही मात्रक, है ना। अच्छा चलिए ठीक है, तो हम इसको ये कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, कार्य का ऐसा ही मात्रक, है ना। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है, लिख लिए, ठीक है। यानी कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। अब ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, सबको पता है, जग जाहिर है ना। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क होता है जूल। क्या होता है, जूल। हम इसको हिंदी में भी जूल ही लिखते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेस, ठीक है। ये जूल हो गया हमारा, ये कार्य का ऐसा ही मात्रक हो गया, ठीक है। एक जूल बराबर कितना होता है, एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर। और क्या क्या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर को भाई बताइए। तो हम इसको लिख सकते हैं केजी, है ना, मीटर स्क्वायर, है ना, पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। यानी एक जूल को जो है ना, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये यूनिट है, आप इसको याद रख लीजिएगा। एक जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, और ये जो होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये आपका जो है एसआई यूनिट है पूरा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। विमा, पहली बात तो हमने ये लिख ली, ठीक है। दूसरी बात हम लिखेंगे क्या, विमा, है ना, कार्य की विमा, कार्य की विमा, ठीक है। तो कार्य की जो विमा होती है, ठीक है, और इसमें लिख लेते हैं डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क, ठीक है, डायमेंशन ऑफ वर्क। तो डायमेंशन ऑफ वर्क लिख लीजिए, यहां से क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम का पावर 1, एल का पावर 2, और टी का पावर -2। ये हो गया आपका डायमेंशन, यानी कि कार्य की विमा आपकी ये हो गई, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर पॉइंट इसका क्या होगा, कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। कार्य एक क्या है, अदिश राशि है। बात समझ में आ गई, कार्य आपके लिए एक अदिश राशि है। अब यहां पे कार्य एक अदिश राशि हो गई, ये तो समझ में आ गई बात, है ना। तो इसका जो है, हम कार्य को अदिश रूप में कैसे लिखते हैं, है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं, इंग्लिश पहले इसका लिख देते हैं, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, है ना। कार्य जो है, यानी वर्क जो है, वो आपका स्केलर क्वांटिटी है ना। इसलिए हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं कार्य कार्य डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। कार्य को डिफाइन करने का मतलब है कि कैसे डिफाइन कर रहे हैं, देखिए हम आपको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, है ना। यह दो सदिशों का
दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल है। ठीक है, दो सदिशों का ये क्या है, अदिश गुणनफल है। बात समझ में आ गई सबको कि कार्य जो है दो सदिशों का अदिश गुणनफल हो जाता है। कैसे हो जाता है इसका पहले इंग्लिश हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम और बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स। समझ में बात आ गई। ये जो है कार्य जो है दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। बात समझ में आ गई। अब यहां से जैसे कैसे होता है ये हम आपको अभी बता रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताते हैं। वर्क का फॉर्मूला बनेगा एफ डॉट एस कॉस थीटा, है ना। ये बनता है कार्य का जो है ना, ये फॉर्मूला आपका बनता है एफ डॉट कॉस एस कॉस थीटा, है ना। ये एक्चुअल में जो होता है ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये एक्चुअली में जो आपका होता है वर्क यानी कि जो कार्य है ना, यानी कि वर्क को हम इस तरीके से लिखते हैं। कैसे, एस डॉट एफ कॉस थीटा लिखते हैं। ये एफ कॉस थीटा लिखाता है ना। ये कैसे एफ कॉस थीटा लिखाता है कि अगर मान लिया जाए हमारे पास क्या है कि मान लो सपोज करो कि सॉरी टेढ़ी लाइन खींच दी, ऐसे कौन मार सीधा आप खींच दिए, ऐसे भी टेढ़ा ही है। चलो ये देख लेते हैं। बात समझ में आ गई। यहाँ पे दो वेक्टर है, ठीक है, दो सदिशों की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ध्यान से जरा देखिएगा सब लोग, ठीक है। समझ में बात आ रही है ना यहाँ से। चलिए अब क्या है ना कि मान लीजिए जो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा, मान लो कि आपको इसने दिया, ये जो है रिजल्टेंट जो है ये आपका वर्क है, ये आपका क्या है, वर्क है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि भाई साहब जब फोर्स लगाएंगे तो बॉडी डिस्प्लेस करेगा। हम जब फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस करेगा तो ये आपका यहां एंगल बनाएगा थीटा, ठीक है। और ये वाला एक्सिस यानी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। देखिए मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, ये चूंकि थीटा बना रहा है तो ये बनता है एफ कॉस थीटा, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है, ये बन जाएगा। और ये जो आपको ये जो दिख रहा है ना, ये जो स्लोप हमने ये जो बनाया है, ये जो स्लोप हमने बनाया है, यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट है ना। यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यही आपका विस्थापन है। बात समझ में आ गई। इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं और बाद में हम इसको अरेंज करके क्या करते हैं, अरेंज करके एफ, है ना, डॉट में एस कॉस थीटा लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज अरेंज करके हमने लिख दिया इसको, ठीक है। इसकी कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूं। जैसे और भी महत्वपूर्ण बातों की अगर हम बात करें, जैसे मान लिया जाए कि कहा जाता है जैसे कि कितने, है ना, कितने डिग्री, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने डिग्री के कोण पर, डिग्री के कोण पर, है ना, कार्य अधिकतम कार्य संपन्न होता है। ठीक है, अधिकतम अधिकतम कार्य संपन्न होता है। ये सारी महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूं, पीपीटी से ज्यादा अच्छा है ना। पीपीटी में तो बस उतना टॉपिक लिखा रहता है, उतना समझाते हैं, इसमें ज्यादा अच्छा है। एग्जाम जब दरोगा का दें, एसएससी का दें, है ना, रेलवे का दें, जिसका भी एग्जाम दे सकते हैं, सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो कितने डिग्री के कोण पर अधिकतम रहता है, हम पहले इसका इंग्लिश भी लिख लेते हैं।
है ना, मैक्सिमम मैक्सिमम वर्क डन ऑन विच एंगल, ऑन विच एंगल भाई साहब। तो आपका जो होगा थीटा जो होगा ना वो 0 डिग्री रहेगा, तब आपका कार्य मैक्सिमम होता है। ठीक है, जो हमने पढ़ा था, जैसे मान लिया जाए कि W है, यहाँ पे हमने लिखा F.S कॉस, है ना, थीटा के जगह पे डाल दो 0 डिग्री। तो हमको पता है कि कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, है ना, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो ये वर्क इज इक्वल टू कितना हो गया F.S, ये मैक्सिमम हो गया। बात समझ में आ गई? यानी ये याद रखिएगा, ये वीवीआई है, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कितने डिग्री के कोण पर कार्य मैक्सिमम संपन्न होता है। जैसे आप लोग क्या हो रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं, अब कोई चीज मान लो कि उठा लिए, जैसे मान लो ये बॉटल हमने उठा लिया, ठीक है, और अब हम इसको लेकर के ऐसे ऐसे चल रहे हैं। मान लो कि जो होता है ना, गुमनाम फिल्म में मोमबत्ती लेकर के लड़की जो है रात में जाती थी, है ना, तो मैक्सिमम कार्य करके आती थी क्योंकि रात में निकल जाती थी, ज्यादा लोग डरते थे, है कि नहीं बात। अगर मान लो कि वही अब दिन के समय में निकलती तो डरना, कोई डरता नहीं कि यार पागल उगल हो गया है, दिन में मोमबत्ती दिखा रहा है कि नहीं बात। ऐसा भी हो सकता है, कोई डर भी नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। और डिस्प्लेसमेंट किसका, जो डरने वाला इंसान होता है उसका डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी को अगर डराना हो, किसी को कोई को डराना हो, ठीक है, तो किसी बहुत जो है ना सुंदर सी लड़की को ना रात के समय में जो है ना मोमबत्ती दे दो, और मोमबत्ती दे के चला दो, देखो वो भाग जाएगा। अगर आदमी को, अगर मान लो किसी के घर में गेस्ट आ गया है और गेस्ट जा ही नहीं रहा है, एकदम पड़ गया है, एकदम खा खा के एकदम ना थरिया उलटले है, ठीक है, थड़िया कठौती सब उलट दिया है, अब वैसे लोगों को भगाना है, ठीक है, तो जो कोई एकदम गोरी चिट्टी लड़की को लाइएगा रात में, और उसके बाद, मतलब गलत सेंस में मत लीजिएगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं गलत सेंस में, हम ये बोल रहे हैं भगाना है, गेस्ट को भगाना है, रतिया में मोमबत्ती लेके दौड़ा दो, देखो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तुरंत कार्य संपन्न हो जाएगा, यानी मैक्सिमम कार्य हो जाएगा, क्योंकि मोमबत्ती लेके तो 0 डिग्री पे जाएगी, कहीं मोमबत्ती तो ऐसे लेगा, है ना, और ऐसे ऐसे जाएंगे, जब ऐसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट होगा तो मोमबत्ती, यानी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच, यानी दो समानांतर रेखाओं के बीच, यानी हम चल भी रहे हैं ऐसे, और मोमबत्ती भी मेरे ऐसे चल रहा है समकक्ष, तो दो समानांतर रेखाओं, ऊपर हो गया ज्यादा, है ना, दो समानांतर रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है, तब मोमबत्ती और मेरे बीच का जो होगा 0 डिग्री होगा, मैक्सिमम कार्य संपन्न होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बॉडी का, यानी कि जितना आदमी है सब फरार हो जाएगा, कल्ले होकर सब फरार हो जाएगा, कहेगा नहीं भाग अब यहाँ से, यहाँ भूत रहता है, ये कैसे रहता है पता ही नहीं चल रहा है कि नहीं बात यहाँ पे। तो भगाना है तो एकदम ये तरीका अपना सकते हैं बहुत अच्छे से, तो मैक्सिमम कार्य संपन्न होगा यहाँ पे कब, जब 0 डिग्री रहेगा तब। तो मिनिमम कब होगा, 90 डिग्री पे, है ना, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, है ना। तो यहां पे इसी पॉइंट को लिख सकते हैं, सिंपल सी बात हम लिखेंगे, न्यूनतम कार्य, है ना, ज्यादा लंबा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, न्यूनतम कार्य, न्यूनतम कार्य कब संपन्न होगा, न्यूनतम कार्य संपन्न होगा जब थीटा आपका कितना डिग्री पे रहेगा, 90 डिग्री पे। तो थीटा जब 90 डिग्री, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो कॉस 90 डिग्री का मान जो होता है वो 0 होता है, तो कार्य भी जो होगा वो 0 होगा, है ना, कार्य भी जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ गई यहाँ पे, है कि नहीं बात। अब कहने का मतलब, अब मोमबत्ती कहीं रख दी है, मोमबत्ती इधर से उधर जा ही नहीं रहा है, ठीक है, अपना तो रख दिए कहीं पे, वो गिर गया 90 डिग्री पे, पोजीशन तो चेंज हो गया, गिर गया, लेकिन बुझ गई, तो लोग क्या समझेंगे, अच्छा मोमबत्ती ये गिर गया होगा, अच्छा से नहीं रखा होगा, गिर गया होगा, तो उससे लोग डरेंगे नहीं, डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, तो जब डरेंगे नहीं तो कार्य भी संपन्न नहीं होगा, है ना। इसलिए अगर किसी को डराना है तो कार्य हमेशा 0 डिग्री पे करना चाहिए, तभी लोग डरते हैं, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई, ये सारी चीजें मैंने आपको वीवीआई करके बता दी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से रखिएगा इस चीज को, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका जो है ना कार्य का जो है स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि हमने इसके बारे में बताया कि कार्य जो है आपका वो क्या है, कार्य जो है आपका वो क्या है, कार्य जो है दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहलाता है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कार्य जो है वो क्या है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। बाद बाकी ये चीजें मैंने लिखा दी आपको। अच्छा, इसके बाद एक चीज और होता है,
वो क्या होता है, ऋणात्मक कार्य भी होता है। ठीक है, ऋणात्मक कार्य एग्जाम्पल भी बताएंगे, ऋणात्मक कार्य कैसे होता है। सबसे पहले हम उसके डेफिनेशंस को देख लेते हैं, उसके डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे यानी कि अब हम लिख सकते हैं क्या, ऋणात्मक कार्य। यानी कि नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। ठीक है, तो इससे पहले जो भी वर्क पढ़ा हमने वो सारे के सारे धनात्मक थे यानी पॉजिटिव थे। ठीक है, अब जो भी अभी जो पढ़ेंगे, अभी जो डेफिनेशंस देखेंगे वो पढ़ेंगे ऋणात्मक यानी नेगेटिव वर्क के लिए। तो ऋणात्मक कार्य क्या होता है, लिखते हैं जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसका विस्थापन, उसका विस्थापन लगाए गए बल की दिशा, बल की दिशा के विपरीत लगाए गए बल की दिशा के विपरीत होता है, तो उसे ऋणात्मक कार्य कहते हैं। ऋणात्मक कार्य कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक कार्य कहते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु पर आप बल लगाओ, जैसे मान लो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग में क्या होता है, आप बल लगाते हो, जैसे इसको चिपका रहे हो, बल तो आप इस दिस दिशा में लगा रहे हो, लेकिन जब जैसे ही आप बल को हटाते हो स्प्रिंग वापस से अपनी जगह पर आ जाता है ना। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, कार्य तो किए, है ना, बल तो हमने लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, लेकिन जब तक बल लगाए रखे तभी तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, बल जैसे ही हटाए उसके विपरीत दिशा में वो क्या हो गया, विस्थापन हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल आपका है ना, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो भी आपका क्या होता है, ऋणात्मक कार्य का बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप बॉल को ऊपर फेंके, डिस्प्लेस किए, है ना, लेकिन वापस से वो नीचे आ गया आपकी विपरीत दिशा में, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन आ गया। तो हम लोग वहां पे भी कहेंगे क्या, वहां पे कहेंगे कि वहां पे भी कार्य जो हुआ वो ऋणात्मक कार्य हुआ। यानी सीधी सी बात है कि अगर आप बल लगाते हो, जिस दिशा में आप बल लगाते हो, अगर विस्थापन उस वस्तु का उस लगाए गए बल के विपरीत दिशा में हो रहा है, तो हम लोग उसे ऋणात्मक कार्य ही कहेंगे। बात समझ में आ रही है सबको। चलिए यहाँ पे, और सीधी सी बात है, सदिश राशि में अगर सदिश के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो बल और विस्थापन की दिशा चूंकि एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 180 डिग्री बनेगा, है ना। जब कोण थीटा जब 180 डिग्री होगा तो कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1। उसकी भी चीजें हम आगे लिख देंगे, पहले हम इसका इंग्लिश लिख लेते हैं। ठीक है, वेन when a force applied on any body and the displacement of that body opposite opposite to the applied force
force, then it is called negative work. नेगेटिव वर्क। समझ में बात आ गई है ना। अब यहां से क्या करेंगे, स्टार मार्क वाली बात करेंगे। यहां पे स्टार मार्क क्या, ऋणात्मक कार्य में कार्य बल, सॉरी, है ना, ऋणात्मक कार्य में बल तथा विस्थापन के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये चीज लिख देंगे, है ना। लिखेंगे द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is 180 degree in negative work, in negative work। समझ गए बात को, ये चीजें होती हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ ये कि जब भी ऋणात्मक कार्य होगा तो बल और विस्थापन के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे मान लो क्या होगा कि बल लगाया हमने इस डायरेक्शन में, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये 180 डिग्री बन गया, है ना। तो हम यहां से लिखेंगे ना, कार्य बराबर क्या लिखेंगे, एफ डॉट एस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, एफ डॉट कॉस 180 डिग्री, है ना। और हम जानते हैं, अब जो नहीं जानते हैं वो नोट कर लीजिए, कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है। ठीक है, समझ गए बात को। तो वर्क कितना बन गया आपका, वर्क इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट एस बन गया। इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। समझ गए बात को। तो ये ऋणात्मक कार्य हो गया, और जो अभी तक पढ़ते आए वो सारे के सारे जो थे वो धनात्मक कार्य आपके थे। कैसे कार्य थे, धनात्मक कार्य। ठीक है, ये सारी चीजें, तो यहां पे हमारे पास ये कार्य जो है, अब इसके बारे में हम लोग जितनी भी बातें कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, है ना, जो भी हम कार्य के बारे में बात कर रहे हैं, वो सारे कार्य कब संपन्न होंगे, जब आपके अंदर ऊर्जा होगी, यानी कि एनर्जी रहेगी, है ना। इसीलिए देखिए चैप्टर का नाम ही दे रखा है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। यानी कार्य पहले पढ़ लो, कार्य क्या है, फिर उस कार्य को आप संपन्न कैसे करोगे, भाई ऊर्जा चाहिए, बल लगाने के लिए ऊर्जा चाहिए ना भाई, है ना। तो बल लगाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा आप पढ़ लीजिए, और ऊर्जा पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई यहाँ पे।